अपन स्टार्ट करते हैं आज पेपर नंबर 6 का फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट टाइम पेपर ने ये वाला क्वेश्चन किया था, थर्ड, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है ना, sin x माइनस 1 का क्यूब। और इसमें मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब का है ना, सच दैट की जो d है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और पढ़ो इसको भी। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी मीट द ऑपोजिट साइड्स एट पॉइंट्स डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ क्या हो गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गए। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई बी एफ डी एंड सी ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी बी आर वन आर टू आर थ्री एंड आर, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब ऑप्शन देखो भाई, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो है उसने किसकी टर्म में पूछा, उसके आर की टर्म में पूछा है, यानी कि आर एक फिक्स क्वांटिटी है ना। बाकी पैरामीटर्स देखते हैं एक बार, पहले अपन ये ट्राइंगल बना लेते हैं। और इसने बोला है भाई परपेंडिकुलर डाल दो, ये एक परपेंडिकुलर, ये दूसरा परपेंडिकुलर, ये तीसरा परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ए है, ये बी सी, ए से डाला है अपन ने डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। तो इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, अच्छा ए एफ ई है ना, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो बनाते हैं बेटा, सर्कल है ना जो इन तीन पॉइंट से पास कर। ओहो अच्छा, इसमें क्या खास बात है कि ये एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90 है। तो ये जो ट्राइंगल है ना ए एफ ई जो दिख रहा है अपने को, उसमें जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, ये ऑर्थो सेंटर एच मान लो, तो बेटे आप ए एफ एच ई को कंसिडर करो, है ना, कंसिडर ए एफ एच ई, ना बहुत ध्यान से कंसिडर करो इसको, है ना। देख रहे हो आप, ये एंगल एफ और एंगल ई है ना बेटे, इन दोनों का सम है ना, 90 90 है ना। तो एंगल एफ एंगल ई ना ई जी गोइंग में दिख रहा है, इसका सम कितना हो जाएगा बेटे, 180 डिग्री। तो 180 है ना, दो एंगल्स का सम बेटे अगर 180 है एक क्वाड्रिलेटरल में, तो दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। यस, क्या है वो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एफ एच ई क्या है बेटे, साइक्लिक है ना। दिस इज दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर साइक्लिक। है ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या बन रहा है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, तो यानी कि चारों पॉइंट क्या है, एक सर्कल पर है। क्या है भाई, ए एफ एच ई क्या है, चारों पॉइंट एक सर्कल पर है। अब मान लो भाई साहब कह रहे हैं कि सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, है ना, क्या कह रहे हैं भाई साहब, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई। तो मान लो मैं एक सर्किल बनाता हूँ जो ए एफ ई से पास करता है, ठीक है। तो बेटे क्योंकि एक सर्कल है ऐसा जो ए एफ एच ई इन चारों पॉइंट से पास करता है, और एक सर्कल जो बना रहा हूँ मान लो ए एफ ई से पास करता है। मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, क्या ये करेक्ट होगा, नो इट वोंट बी करेक्ट, है ना, क्योंकि ए एफ एच ई क्या है, एक सर्कल पे लाया करते हैं, ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाया करते हैं। तो ज़रूर ये जो 3 पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है बेटे वही होगा इन चारों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, ठीक है। क्या होगा, ए एफ ई से पास होने वाला सर्कल इज सेम एज ए एफ एच ई से पास होने वाला सर्कल, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने इनकरेक्ट डायग्राम बनाया, करेक्ट में दोबारा बनाया। दिस इज द करेक्ट डायग्राम, है ना, ये डायग्राम करेक्ट, क्योंकि ए एफ ई से पास होने वाला सर्कल मैंने बनाया है, और ए एफ एच ई क्या है, कॉन्साइक्लिक है। तो ए एफ एच ई अगर कॉन्साइक्लिक है, मैंने मान लो ये सर्कल बनाया, तो दिस सर्कल जो ए एफ एच ई से पास कर रहा है इज सेम एज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, है ना। रीजन भी 90 90। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ओहो, तो ये इस सर्कल के रेडियस की बात कर रहा है। और बेटे ऑब्जर्व करो, देख रहे हो एंगल एफ क्या है, 90 है। इसका मतलब क्या है, ए एच इज डायमीटर ना। ये जो सर्कल आपने बनाया है इसका बेटे ए एच क्या रहा होगा, ए एच क्या रहा होगा, इसका डायमीटर ना। रीजन बीइंग क्योंकि भाई एंगल इन सेमी सर्कल ना पढ़ा है ना अपन ने, एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90। एंगल इन सेमी सर्कल is
90 डिग्री। ठीक है, अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी क्लास में कि ऑर्थो सेंटर का बेटे डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, है ना, क्या पढ़ा था अपन ने, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, वो क्या होता है बेटे 2r cos a, ना, a से क्या हो जाएगा 2r cos a, बेटे b से क्या हो जाएगा 2r cos b, c से क्या हो जाएगा बेटे 2r cos c। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये है अपना एक सर्कल और इसमें बेटे r1 है ना, तो r1 कितना हो जाएगा बेटे, ये तो क्या है डायमीटर है, AH इज इक्वल टू 2r cos a। ठीक है, और ये बेटे क्या हो जाएगा सर्कल का डायमीटर, जिसको क्या बोला है इसने r1। तो बेटे अगर डायमीटर है AH तो डायमीटर कितना होता है ट्वाइस रेडियस। तो बेटे यहाँ से अपने को R1 पता चल गया है ना, इजी गोइंग में R1 आ गया अपना r cos a। सिमिलरली जैसे 1 का मतलब A होता है समझाया था ना, तो बेटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटे B हो जाएगा। सिमिलरली बेटे 3 का मतलब क्या हो जाएगा C हो जाएगा, R cos C। तो बेटे ये जो है ना R1 R2 R3 कितने आ गए, R cos A R cos B R cos C, है ना, ये आ रहे हैं। ओके, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं, कितना हो जाएगा बेटे R इंटू cos A प्लस cos B प्लस cos C, है ना। फिर बेटे इसका क्या करना है अपने को, मैक्स निकालना है। बेटे जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी दे रखी हो तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमा अकर्स एट सिमिट्री, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा जो है कहाँ पर अकर करते हैं, सिमिट्री पर अकर करते हैं। ठीक है, कहाँ पर अकर करते हैं, सिमिट्री पर। तो बेटे सिमिट्री पर अगर अकर करते हैं तो सिमिट्री कहाँ पर आती है बेटे, जहाँ पर सारी चीज़ें बराबर होने लगती है ना, और उसका मतलब क्या होता है ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो बेटे 60 रख दो आप, है ना, cos 60 कितना हो जाएगा बेटे 1/2, cos 60 अगेन 1/2, तो कितना हो गया बेटे 3r/2, है ना। ये डी ऑप्शन जो है अपना आंसर आ गया। अच्छा बेटे एक तो अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं कि cos a प्लस cos b प्लस cos c का मैक्सिमा 3/2 कैसे आता है और क्यों आता है व्हेन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। एक अपन ये देख लेते हैं पहले। तो भाई cos a प्लस cos b प्लस cos c को आप कुछ मान लो, है ना, cos a प्लस cos b प्लस cos c को अपन ने मान लिया लेट्स से p, है ना, इस नंबर को p बोल दिया। अच्छा अगर इसको p बोला है तो अपन ऐसा करते हैं CND लगाते हैं, cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ c माइनस d/2 प्लस cos c इज इक्वल टू p, है ना। तो बेटे अगला ख्याल दिमाग में आया कि a प्लस b/2 है ना बेटे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो इससे जुड़ के 90 दे दे, तो वो क्या है बेटे c/2। और कॉम्प्लीमेंट्री बेटे क्या होता है, cos का हो जाता है साइन और साइन का हो जाता है cos, है ना, ये आएगा cos ऑफ a माइनस c/2। फिर अगला थॉट क्या है बेटे, cos c को अपन किस दिशा में ले जाएं, अपन साइन c/2 की दिशा में, है ना। तो क्या लिख लें इसको अपन 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू p। फिर अपने को यहाँ पर एहसास हुआ कि तो क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, किस में क्वाड्रेटिक बन रहा है, साइन c/2 में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इसको इधर उचका लिए तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर c/2 माइनस 2 साइन c/2 इंटू कॉज ऑफ a माइनस c/2 प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसमें क्या किया, देखो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक में साइन c/2 क्या होगा बेटे रियल होगा, है ना, क्योंकि c क्या है बेटे, c जो है ट्राइंगल का एंगल है। ट्राइंगल का एंगल क्या होता है 0 से 180, तो 0 से 180 का जो साइन है ना, साइन ऑफ कोई भी एंगल वो क्या होता है रियल, है ना। लिख लेते हैं इस बात को, साइन ऑफ c/2 विल बी अ रियल क्वांटिटी, है ना, क्या होगा वो एक रियल नंबर होगा। तो अगर साइन c/2 रियल नंबर है तो इस क्वाड्रेटिक के रूट जो है वो रियल है और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो कर दिया अपन ने, कितना आएगा b स्क्वायर 4 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस b/2 b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू
p माइनस 1, ठीक है ऐसा। तो 4 और 4 कट गया है ना, तो यहाँ से कितना आ रहा है b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 2 से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू p माइनस 1। p देख लेते हैं, तो p इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, इधर इसको इधर उचका लिया ना, p इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 अपॉन 2, ठीक है। p हमेशा इस नंबर से कम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो, p हमेशा एक नंबर है उससे कम आ रहा है। तो जब भी ऐसा होता है ना कि p जो है हमेशा इस नंबर से कम, हमेशा p हमेशा इस नंबर से कम, तो वो नंबर बेटे क्या हो जाता है p का मैक्सिमम वैल्यू। p अगर हमेशा किसी से कम है तो p का उच्चतम मान जो है वो शायद ये हो पाए, है ना। तो राइट साइड में लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, है ना। अब आप थोड़ा और सोचें कि भाई इसको कितना बड़ा बनाया जा सकता है ना, इसको कितना बड़ा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि cos स्क्वायर आ रहा है, तो cos स्क्वायर को सबसे बड़ा बनाया जा सकता है जब उसके अंदर एंगल जो है बेटे क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो a माइनस बी बेटे क्या हो जाए, 0 हो जाए। और इस केस में राइट साइड जो है वो क्या बन जाएगा बेटे, 1 प्लस 1/2। p क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3/2। तो p मैक्स बेटे क्या हो जाएगा, p मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 व्हेन a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू b के केस में किया जाएगा। अच्छा भाई अब a इज इक्वल टू b पर हो क्या रहा है कि जो क्वाड्रेटिक था उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वालिटी आ रही है बेटे, तो यानी कि p मैक्स, p का वैल्यू जब 3/2 होता है उस समय पर हो क्या रहा है बेटे, d इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। d 0 आ रहा है। जब a इज इक्वल टू b है तब क्या आ रहा है, d 0 आ रहा है। अब d 0 करके देखो बेटे क्या होगा, d 0 कर दिया इस क्वाड्रेटिक का, यानी कि a इज इक्वल टू b रख दिया, तो कितना आ रहा है 2 साइन स्क्वायर c/2 माइनस, है ना, cos 0 कितना हो जाएगा बेटे 1, 2 इंटू साइन c/2 ना, और प्लस बेटे p का वैल्यू कितना है 3/2, तो ये कितना आएगा 1/2। ध्यान से देखो बेटे 2 कॉमन लेके क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर c/2 माइनस साइन c/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर देखो बेटे क्या बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, d0 केस में किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्या लिखा है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखा आपने जब a इज इक्वल टू बी है उस समय पर, जब a इज इक्वल टू बी है उस समय पर साइन c/2 बेटे कितना है, हाफ, यानी कि c/2 बेटे कितना है 30 डिग्री, यानी कि c कितना है बेटे 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि जिस समय पर a इज इक्वल टू बी है उस समय पर साथ की साथ, है ना, c कितना है 60। तो ट्राइंगल का एक एंगल आ गया आपका 60 और ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, तो इसका मतलब बेटे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जरूर ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल रहा होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू r1 प्लस r2 प्लस r3 की वो आएगी व्हेन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल से अपन ने क्या क्या सीखा, एक तो जो ऑर्थोसेंटर है, ठीक है, और जो फुट ऑफ एल्टीट्यूड है और एक वर्टेक्स है, वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं। पहली चीज़, वर्टेक्स का ऑर्थोसेंटर से डिस्टेंस होता है 2r cos a, 2r cos b, 2r cos c, इस तरह से। और ट्राइंगल में मैक्सिमा और मिनिमा आकर करते हैं व्हेन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है, सिमेट्री पर मैक्सिमा मिनिमा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 16 चीजें, 8 ऑफ विच आर अलाइक एंड द रेस्ट डिफरेंट, टेकन एट 8 एट अ टाइम इज, ये बताना है अपने को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 16 चीजें ना, 16 चीजों को अपने को क्या करना है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटे, सिलेक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन। तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन हैं 16 चीज़ों के, 8 जिसमें अलग अलाइक है और बाकी सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो 8 अलाइक बेटे ऐसे लिख लेते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमेशा मैं क्या करता हूँ, अलाइक को तो एक साथ ऐसे लिखता हूँ और बाकी सारी चीज़ें बेटे क्या हैं, अलग हैं, तो उनको कैसे लिखता हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई, तो कितनी चीज़ें हो गई, 8 प्लस 8, है ना, 8 प्लस 8 बेटे कितने हो गए, 16 हो गए। हाँ भाई, अब आप समझो इसको,
हमें क्या करना है, टोटल कितनी चीजें ये तो अवेलेबल हैं और सेलेक्ट करनी कितनी है बेटे, 8। ठीक है, तो कैसे अपन सेलेक्ट करें, 8 एक जैसी चीजें और बाकी 8 अलग अलग जैसी चीजें दिखने में, है ना। तो सबसे पहले वी नीड टू मेक केसेस, और फिर केसेस बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेज ऑफ सिलेक्शन है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो लिखते हैं इसको पहले। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा केसेस बनाना। केसेस फॉर क्या बेटे, टाइप ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, केसेस फॉर टाइप ऑफ सिलेक्शन, कि कैसे कैसे अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड, फॉर डिफरेंट केसेस, for different cases calculate number of ways to select। ठीक है, नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट करने के वो अपने को कैलकुलेट करने होंगे। ऑल राइट, तो कैसे करें, मैं आपको बताया था ऐसे करें, है ना, 8 + 0, है ना, भावनाओं को समझो। ठीक है ना, भावनाओं को समझो। जब भी मैं 8 + 0 लिखता हूं, इसका मतलब है 8 अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड एंड 0 ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अदर काइंड। यानी कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट लिए मैंने वो क्या है, वो अलाइक है ना, ऑल अलाइक। और क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये सिलेक्शन कर पाना पॉसिबल है, क्योंकि 8 एक जैसी चीजें, मार्केट में ऐसी दुकान है जहां पर 8 चीजें मिलती हैं और 8 एक जैसी हैं। बाकी सारी दुकानों पर कितनी कितनी चीजें मिलती हैं, केवल एक एक चीज मिलती है। तो यस, ये क्या है, 8 अलाइक ऑफ वन काइंड। इस केस को क्या बोलेंगे, 8 अलाइक ऑफ वन काइंड, है ना, याद आ गया आपको, 8 अलाइक ऑफ वन काइंड बोलते हैं इसको। बेटे दूसरा जो केस सामने आता है वो है 7 + 1। ठीक है, यानी कि 7 अलाइक ऑफ वन काइंड लिख देता हूं मैं, 7 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 1 डिफरेंट, है ना। एक और ऑब्जेक्ट लिया जो उन 7 अलग अलग चीजों से अलग है। अच्छा जी, तो और क्या कर सकते हैं बेटे, 6 + 1 + 1, यानी कि इस दुकान से कितनी चीजें ली, 6, इस दुकान से, यानी कि इन 8 दुकानों में से कोई 2 दुकान सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो 3 अलग अलग दुकानों पर मैं गया हूं। यहां पर कितनी दुकानों पर गया हूं, 2 पर। यहां पर कितनी दुकानों पर गया हूं, 1 पर, है ना। 6 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 डिफरेंट। ठीक है, 2 अलग अलग चीजें, बाकी सब अलग अलग दिखने वाली हैं। 3 अलग अलग चीजें जिनमें 6 एक जैसी है ना, बाकी क्या है, 5 + 1 + 1। बेटे इसमें क्या है, कितनी अलग अलग दुकानों पर गया हूं मैं, 4। एक दुकान से एक जैसी दिखने वाली 5 चीजें और बाकी 3 अलग अलग दुकानों से एक एक चीज ली है मैंने, यानी कि 5 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड रिमेनिंग 3 आर ऑल डिफरेंट। और बेटे और क्या कर सकते हैं अपन, 4 + 1 + 1 + 1, ऐसा 4 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 4 डिफरेंट। बेटे और क्या कर सकते हैं, 3 + 1 + 1 + 1। ठीक है, ये कितने हो गए बेटे, 3 + 5 है ना, 3 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 5 डिफरेंट। ठीक है, 2 + 1 + 1 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 6 डिफरेंट, है ना। और बेटे अब क्या हो, कितनी अलग अलग दुकानों पर गया हूं मैं, यहाँ पर 7 अलग अलग दुकानों पर, है ना। और 7 अलग अलग दुकानों में से डेफिनेटली, है ना, एक ही दुकान मार्केट में ऐसी है जहां पर 2 एक जैसी चीजें मिल सकती हैं। वो कौन सी दुकान है, यही वाली दुकान है। और किसी दुकान पर आपको एक से ज्यादा चीज मिलती ही नहीं है, एक ही दुकान है जहां पर आपको एक से ज्यादा चीज मिलती है। अच्छा, अगला केस क्या होगा बेटे, 1 + 1 + 1, 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 7, है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटे, ऑल डिफरेंट, है ना। क्या बोलेंगे बेटे, ऑल डिफरेंट, सभी चीजें जो है अलग अलग हैं। अच्छा जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकी मैथमेटिक्स, है ना। तो बेटे 8 + 0, मैं क्या किया, एक ही दुकान थी जहाँ से 8 एक जैसी चीज़ें मिल सकती हैं, ये उस दुकान पर जाने का या उस दुकान को सेलेक्ट करने का कितना तरीका, एक, क्योंकि ये खास दुकान है। ठीक है, ये मान लो ये ऐश्वर्या की दुकान है, ये सुष्मिता की, और ये डायना हेडन की, और
दीपिका पादुकोण की, और जो क्या है विराट कोहली की गर्लफ्रेंड का नाम, अनुष्का शर्मा, ठीक है, ये सब उनकी दुकानें हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ही ऐसी दुकान है ऐश्वर्या राय की जिसके पास आप जाकर के आप एक जैसी चीज़ें ले सकते हो। तो क्योंकि वो दुकान खास है तो खास चीज़ को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होता है बेटे, एक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप अलाइक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हो, जैसे मान लो आपने 7 अलाइक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, 8 अलाइक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 6 अलाइक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, तो अलाइक ऑब्जेक्ट में आप क्वांटिटी वाइज डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये दो आइडेंटिकल वाइट चौक्स हैं, मैं एक चौक को सेलेक्ट करूं तो भी कितना तरीका है, एक है, क्योंकि या तो ये लिया या तो ये लिया, ये मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाऊंगा। हाउ वुड आई डिफरेंशिएट, ये दोनों एक जैसी दिखती है, मेरे पास ये वाली आई या ये वाली आई, मुझे पता ही नहीं चला कौन सी वाली आई, ठीक है, क्योंकि दोनों मेरे लिए सेम है। तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, एक। दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका कितना है, एक। और अगर 3 अलाइक ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं, 3 एक जैसी चौक दे रखी होती, तो भी एक चौक को सेलेक्ट करना, 2 चौक को सेलेक्ट करना, 3 चौक को सेलेक्ट करना, सभी का वैल्यू क्या होता, सेम होता, ठीक है। तो 8 अलाइक ऑफ 1 काइंड है ना, कितना तरीका हो जाएगा, 1C1। अब बेटे इसमें क्या होगा, ये तो एक ही दुकान पर अवेलेबल है, ठीक है ना, मार्केट में एक ही दुकान है, तो इस दुकान पर गए, उस पर जाने का एक तरीका, उस दुकान से 7 चीजें लेने का भी एक ही तरीका, 1C1 ही कर देते हैं उसको। और बेटे अब ये एक आया, तो पहले मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इस दुकान से कितनी चीजें उठाई, 7, मैंने इस दुकान को क्या आग लगा दी, ठीक है। उसके बाद इस दुकान को आग लगाने के बाद कितनी दुकानें बची मेरे पास, 8, और उन 8 दुकानों में से मेरे को कितनी दुकान सेलेक्ट करनी, एक। तो 8 दुकानों में से एक दुकान सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, 8C1। और उस दुकान से एक ऑब्जेक्ट उठाने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि अब आप उस दुकान पर पहुंच गए हो और वहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको लेने का एक तरीका। तो कितना आ जाएगा बेटे, 8, या सिंपली आप बोल दो इसको 8C1। हाँ इसको देखते हैं 6। तो 6 ऑब्जेक्ट एक जैसे तो एक ही दुकान पर मिलते हैं, इस दुकान पर गए, उसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका, और 6 ऑब्जेक्ट लेने का भी क्या तरीका, एक ही है। फिर उस दुकान को आग लगा दी, ठीक है। इसके बाद कितनी दुकानें बची, 8। 8 में से कितनी दुकानें लेनी है अपने को, 2, ठीक है, 8C2। मैंने आपको बताया था इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है, इक्वल स्ट्रेंथ को एक साथ सेलेक्ट करना होता है, इक्वल स्ट्रेंथ सेलेक्ट टुगेदर, इक्वल स्ट्रेंथ सेलेक्ट टुगेदर। जब भी इक्वल स्ट्रेंथ रखा हो उनको एक साथ उठाओ, रुक रुक करके मत उठाओ, ठीक है। 8C1 फिर 7C1 ऐसा मत करो, क्यों, क्योंकि आप अरेंज भी कर दोगे नहीं तो। और करना केवल क्या है, कॉम्बिनेशन पूछा उसने, तो 8C2, बस काम खत्म। ओके, अब इसमें क्या होगा बेटे, इसके लिए तो बेटे क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि उसी दुकान पर गए 5 चीजें ली, बाकी 8 दुकानों में से 3 दुकानें, तो आ जाएगा 1C1, 8C3, फिर आ जाएगा बेटे 1C1, 8C4, 1C1, 8C3, 1C1, 4, 5 आएगा, 5, 8C6। बेटे इसके बारे में सोचते हैं ना, इसके बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर ने। जब आप एक पैटर्न बनाने लगते हो तो आप क्या इमोशनल हो जाते हो, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, ठीक है, आप उल्लू की तरह 8C7 कर देते हो, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको कैसे सोचना है, कितनी दुकानें बेटे, कितनी दुकानें बेटे, 9 दुकानें, और कितने ऑब्जेक्ट लेने अपने को, 8। आपको यही सोचना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या था कि यहाँ पर है ना 2 था, तो 2 तो एक ही दुकान पर अवेलेबल है ना, 2 चीजें तो आपको एक ही दुकान पर मिलेंगी, पर यहाँ पर कितनी चीजें, सभी का स्ट्रेंथ बराबर है, तो सभी दुकानें, टोटल दुकानें कितनी है, 9, और लेने कितने चीजें, 8। तो आपको 9 में से कितनी दुकानें सेलेक्ट करनी है, 8 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे 9 दुकानें हैं आपके पास, ठीक है, और ऑप्शन कितने हैं आपके पास, 8 दुकान सेलेक्ट करनी है। हर दुकान से एक एक लेने का तरीका कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय हर दुकान से एक एक लेने का एक तरीका, तो बेटे कितना आ जाएगा, 8C1 से लेकर के, अच्छा एक ये भी था, इसको बेटे 8C0 बोल देते हैं ना, ताकि सीक्वेंस में ये पार्टिसिपेट कर पाए। अब मैं एक बार लिख दूँ आंसर, 8C0, 8C1, 8C2 से लेकर के
8C6, ठीक है, और प्लस 9C8 है ना। तो बेटे 8C0 से 8C6 है ना, इसको लिख लिया अपन ने 2 की पावर 8 माइनस कौन से टर्म बेटे रह गए, 8C8 रह गया और एक 8C7 रह गया है ना, प्लस 9C8 का बेटे वैल्यू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9C8 और 9C1 क्या है सेम, तो 2 की पावर 8 -1 -8 और प्लस 9 है ना। तो ये तो कट गया, ठीक है। भी तो 2 की पावर 8 आ रहा है आंसर है ना, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होगा, 2 की पावर 8 को लिख लिया अपन ने 2 की पावर 6 इंटू 4 है ना, तो 2 की पावर 3 8 का स्क्वायर 64, ये 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा है ना। बी ऑप्शन अपना आंसर। तो इसमें अपन ने भाई बहुत ही शानदार रिवीजन किया अलाइक ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन का है ना। क्या किया अपन ने, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, और उसमें भी अपन ने कई सारे केसेस देखे, तो मज़ा ही आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीक्वेंस सीरीज का सवाल है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल सीक्वेंस सीरीज का सवाल, तो स्टार्ट करते हैं। भाई सीक्वेंस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टर्म्स को फील करना कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी सीक्वेंस सीरीज का सवाल दे रखा हो, मैंने आपको बताया ही है कि उसको फील करने के लिए आप उसके 2-3 टर्म्स को ज़रूर लिखें, ठीक है, ज़रूर लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 to 20 दे रखा है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि i को 1 लेकर के लिखो। तो i इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट टर्म है ना। तो बेटे फर्स्ट टर्म के लिए जहाँ जहाँ i है, i की जगह क्या रख दिया 1, 1/1, 1/2, 1/3 डैश डैश से लेकर के 1/20 है ना। फिर i की जगह अपन ने रख दिया 2, बेटे 2 रखे क्या आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 से लेकर के 1/20। फिर i की जगह रख दिया अपन ने 3 है ना, तो आएगा 3 इंटू 1/3 1/4 1/5 से लेकर के 1/20। फिर 4 रख दिया इस तरह से, और सबसे आखिरी में है ना i की जगह चलो 20 भी रख देते हैं। बेटे 20 रखे कितना आएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 1/20 प्लस, बेटा 21 तो है ही नहीं, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि i की जगह आपने 20 रखा, तो आखिरी टर्म 20, यानी कि इस ब्रैकेट में अगर आप i20 यानी कि सीक्वेंस का 20वां टर्म देखते हो, तो यहाँ ब्रैकेट में कितने टर्म आ रहे हैं बेटे, 1 है ना। और अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि फर्स्ट टर्म i इज इक्वल टू 1 के लिए ब्रैकेट में कितने टर्म आ रहे हैं बेटे 20, ठीक है ना, 1 से 20, और बेटे 2 से 20 बेटे कितने हो जाएंगे 19। तो ये बेसिकली बेटे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ रही है, इस ब्रैकेट में बेटे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं बेटे, घट रहे हैं, है ना। 20 से लेकर बेटे कितने हो गए 1, ठीक है, ऐसा हो रहा है। ओके ऑल राइट। तो भाई अपने को एक ख्याल आया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, तो ऐसा करें अपन डिनोमिनेटर में 20 वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखें, सिमिलरली डिनोमिनेटर में 19 वाले जो टर्म है उनको अपन एक तरफ रखें, 19 19 इस तरह से, है ना। तो रखना चालू किया अपन ने, जैसे 1/20 है, तो बेटे 1/20 किससे, 1 से, फिर यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से, तो 1 + 2 + 3 से लेकर के 20 प्लस, ठीक है, 19 से 1 + 2 + 3 से लेकर के बेटे 1/19 तक, है ना। कितनी बार लिखा हो बेटे, यहाँ पर देख रहे हो 1/20 है बस, यहाँ पर 19 क्या होगा पीछे वाले में, है ना। सोचो आप i की जगह जब आपने रखा होगा 19, तो बेटे कौन सा टर्म आया होगा 19, और यहाँ पर कितना होगा 1/19, और बस एक और टर्म 1/20, अर्थात 1/19 में अंत में क्या होगा 1/19 आया होगा। सिमिलरली 1/18 में बेटे क्या होगा 1 + 2 से लेकर के 18 आया होगा, एंड डैश डैश।
अच्छा, और सबसे आखिरी में बेटा 1 तो एक ही बार आ रहा है, 1 इंटू 1 है ना, डैश 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 1 इंटू 1 बाय 1। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं अपन इसको कि ये मान लो एक टर्म है आपका, ये आपका दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है, और ये आपका लास्ट टर्म है ना, ऐसे सोच सकते हो। या ये आपका फर्स्ट, सेकंड, 18th, 19th, 20th, ऐसे सोच सकते हो, कैसे भी सोच लो आप, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, आपकी इच्छा। ऐसा करते हैं, अब इस सब का जनरल टर्म लिख करके देखते हैं। तो जनरल टर्म में बेटे अपन ने पाया 1 बाय आर, और ये बेटे क्या लिखा है 1 + 2 + 3 से लेकर के आर लिखा हुआ है। और बेटे 1 + 2 + 3 से लेकर के आर, यानी कि ये चीज़, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्मा, और आर का वैल्यू बेटे क्या है 1 से लेकर के 20। अच्छा, तो बेटे 1 से 20 है ना, तो पहले आर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। लेकिन हाँ, ये तो दिख ही रहा है कि ये जो चीज़ है, R1 के लिए ये लिखा है, R2 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए और 20 के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, पहले R नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, R + 1/2, और नीचे कितना आ रहा है बेटे R, है ना, ये 1 से लेकर के 20, R कट गया बेटे, 2 तो बाहर ले सकते हैं, और लिखा हुआ सिग्मा R = 1 से 20 है, तो ये लिखा हुआ है R + 1। अब कैसे भी कर लो इसको तो बेटे, है ना भाई, R का सिग्मा कितना हो जाएगा, R का सिग्मा हो जाएगा n + 1/2, n + 1/2, और बेटे 1 का सिग्मा है ना 1 1 1, 20 बार जोड़ा कितना आ जाएगा 20, है ना, ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो बेटे कितना आ जाएगा 10 यहाँ से, और 4 5 है ना, 5 आ जाएगा, तो 5 × 21 बेटे कितना होगा, 5 × 21 होगा 105, 105 और 10 कितना हो जाएगा बेटे 115, ठीक है। 5 × 21 सही है ना, 105 और 10, 115 अपना आंसर। अच्छा भाई, 115 कहाँ रखा है अपने को, डी ऑप्शन है ना, तो ये बहुत अच्छा सवाल अपन ने देखा, ठीक है, जो रिड्यूस हो रहा था, जिसका जनरल टर्म लिखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय लाइन x + y = 3 एंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन पेयर x² - y² + 4y - 4 = 0 इज। हाँ भी, तो देखो इसको, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई, तो एंगल बाइसेक्टर देखो इसको, जैसे ये लिखा है, तो एंगल बाइसेक्टर जब ये खुद ही कह रहा है ये लाइन पेयर है, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, है ना। एंगल बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला याद रहता हूँ, x² - y² a - b = xy/h, है ना। ये होता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। किसका होता है बेटे, ये होता है ax² + 2hxy + by²। तो बेटे क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं, ये तो क्या है प्योरली 2 डिग्री है। यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों क्या है, प्योरली 2 डिग्री नहीं है। तो अपन ने क्या सोचा, इसको फैक्टराइज करने का सोचा, है ना। कैसे फैक्टराइज करने का सोचा, काश ये बन जाए L1 L2 = 0। अच्छा, तो बेटे ऐसा किया है ना, ये जो y वाले टर्म है ना, यहाँ पर देखो इजी गोइंग में दिखना चाहिए अपने को, y² 4y 4 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर जैसा बन रहा है। बनाते हैं, देखो चलो, है ना, x² = लिखा है y² - 4y + 4। अब तो बेटे दिखना ही चाहिए, है ना, क्या लिखा है a² + b² - 2ab। x² = बेटे क्या लिखा हुआ है y - 2 का स्क्वायर। तो a² = b² का मतलब क्या होता है बेटे, या तो a = b या a = -b, है ना। तो यह जाएगा y = x + 2, और एक आ रहा है y = -x + 2, ठीक है।
ठीक है भाई, यार है। अब इसमें अपन ने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन। फिर इन लाइंस की, ये दो लाइन है, बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये बनाने हैं अपने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है बेटे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है ना, ईजी गोइंग में दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ऐसा बनेगा। और माइनस एक्स प्लस टू है ना बेटे, ये भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, बस स्लोप बेटे क्या है, नेगेटिव है ना, बना दिया अपन ने। ओके, तो बेटे बहुत इजीली दिख रहा है ना कि इन दोनों का जो स्लोप है ना, m1 प्लस m2 बेटे क्या है, 0 है। तो बेटे आराम से दिखना चाहिए है ना कि इसका एक एंगल बाइसेक्टर तो बेटे ये लाइन आएगी है ना, हॉरिजॉन्टल, ये एक बाइसेक्टर। अच्छा, और दूसरा बाइसेक्टर बेटे कौन सा हो जाएगा, देखो इसके परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर आ जाएगा। तो एक बाइसेक्टर लाइन ये है और एक बाइसेक्टर लाइन बेटे ये है ना, और आराम से दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 2 से ये। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन है ना, अपन ये लाइन बनाते हैं। ये अपन ने लाइन बना दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये लाइन बना दिया। अच्छा, तो कौन सी दो लाइनें, एक ये है, एक ये है और एक ये है ना, ये तीन लाइनें। एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाना है ना, तो एक बार दोबारा बना लेते हैं अपन। बेटा एक एंगल बाइसेक्टर ये था, एक आपका यही था, एक आपका ये है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, और ये क्या है, y इज इक्वल टू 2। तो बहुत ठंडे ठंडे दिख रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन। y कोऑर्डिनेट 2 आएगा और y 2 है तो x क्या आ जाएगा, 1। और इजीली दिख रहा है ये कितना आएगा, 0 3। समझ में आ रहा है क्या, ये जो लाइन है x इक्वल टू 0 के साथ, और बेटे ये जो पॉइंट है कितना आ जाएगा, 0,2। अब आप सोचें इस लाइन का जो स्लोप है ना, ये वाला एंगल बेटे कितना है, 135 है ना, क्योंकि लाइन का स्लोप बेटे क्या है, -1 है ना, m इज इक्वल टू -1 है ना, तो बेटे थीटा कितना हो जाएगा, 135। अच्छा बेटे ये एंगल कितना हो गया आपका, 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया आपका, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर ये 45 है तो, और ये 90 है ही खैर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45। अच्छा, इन दोनों के बीच का दूरी है ना, तो वो क्या हो जाएगा बेटे, इसका x कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ से यहाँ तक जो x कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस कितना आ गया, 1। यहाँ से यहाँ तक है ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, 1। तो बेटे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट है ना, यानी कि 1/2। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ए ऑप्शन। तो भाई इसमें अपने को रिवाइज करने का मौका मिला कि एंगल बाइसेक्टर्स निकालने का ये वाला फॉर्मूला हर जगह यूज़ नहीं होगा, केवल तभी होगा जब जनरल 2 डिग्री हो, पहली बात। और नॉर्मल अगर अपने को ऐसे दे रखा हो तो आपको इस तरह से अपने को एंगल बाइसेक्टर निकालने पड़ेंगे है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th question. A graph is defined in polar coordinates by r theta is equal to cos theta plus 1/2. The smallest x coordinate of any point on the graph is. और भाई ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सिलेबस में थोड़ा सा नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, पर मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ क्योंकि ये मैक्सिमा मिनिमा के सवालों में कई बार काम आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। भाई कोई भी पॉइंट जो है दुनिया का वो कहाँ पर हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि आप उसकी लोकेशन, टू डिटरमाइन द लोकेशन आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक और तरीका होता है कि भाई आपने उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्स पर और वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये वाला एंगल आपने बोल दिया थीटा है ना, जो कि एक्चुअली पी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ के मिल रहा है, और ओपी का दूरी बोल दिया आपने आर। तो बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा ही था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटे, आर इज इक्वल टू √(x² + y²। और बेटे थीटा कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है। पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बनाना है ना, पॉजिटिव x एक्सिस से
एंगल क्या बन रहा है वो देखना है ना, वो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, तो आप ये देखें ध्यान से, है ना, कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पर, तो बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर से याद कर लो आप, तो है ना, एक्स कितना हो जाएगा बेटे आर कॉस थीटा, और बेटे वाई है ना, वाई कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। क्या पूछ रहा है, दोबारा पढ़ो। स्मॉलेस्ट एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट बेटे क्या होता है आर कॉस थीटा। आर की परिभाषा दे रखी है आपको, तो आपने यहाँ पर पटक दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने पटक दिया, क्या पटक दिया, आर की जगह कॉस थीटा प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये तो काम का नहीं है क्योंकि पूछे उसने केवल एक्स कोऑर्डिनेट है। अच्छा भाई, ये तो क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है अपने को कोसाइन में, है ना, तो आप या तो बाय डिफरेंशिएशन या बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा। पहला मेथड में बताता हूँ आपको बाय परफेक्ट स्क्वायर, है ना, तो क्या लिखा है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2, है ना, तो बेटे ए स्क्वायर प्लस 2ab से कंपेयर करो, है ना, कॉस थीटा के साथ क्या आए। ठीक है, तो 2 इंटू दिस कितना आना चाहिए 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या चीज़ हाफ आएगी 1/4। बेटे इसी 1/4 का स्क्वायर कितना आएगा 1/16। ऐसा कर लिया अपन ने। ओके, अब बेटे कॉस थीटा का वैल्यू क्या -1/4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, कॉस थीटा का वैल्यू ये हो सकता है क्योंकि कॉस थीटा का रेंज कितना होता है बेटे -1 से 1। तो इसका बेटे अगर अपन देखें, पढ़ो इसको, क्या पूछा है स्मॉलेस्ट एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि क्या निकालना है फंक्शन का मिनिमा, क्या निकालना है फंक्शन का मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू बेटे देख रहे हो पॉजिटिव साइन है ना बाहर की तरफ, तो स्क्वायर का मिनिमा क्या होता है बेटे 0। ठीक है, तो मिनिमा बेटे क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/16, यानी कि आंसर है -1/16, है ना, ये आपका ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड में आपको कह रहा था कि मैं डिफरेंशिएशन से बता देता हूँ, है ना, तो डिफरेंशिएट कर दिया बेटे, है ना, ये फंक्शन ऑफ थीटा मान लिया, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2, है ना, और एफ डैश एट थीटा, है ना, बेटे कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 कॉस थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव चेन रूल में माइनस साइन थीटा, और बेटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा बाय 2। ओके, अभी इसमें फैक्टर क्या आ रहे हैं माइनस साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1/2, है ना, तो बेटे कितना आ गया इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और 2 कॉमन लेते हैं कॉस थीटा प्लस 1/4। ठीक है यार है। अच्छा तो बेटे -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/4 द स्मॉलेस्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, है ना, तो मिनिमा भाई डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, है ना, तो डेरिवेटिव 0 किया, कहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, एक उस जगह पर जहाँ पर साइन थीटा 0 होता है और एक उस जगह पर जहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू है -1/4। ठीक है, तो अपन को क्या बनाना पड़ता है बेटे इसमें वो बनाना पड़ता है, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव का साइन स्कीम लेना पड़ता है, साइन स्कीम, ताकि मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफाई कर पाए। अच्छा तो बेटे है ना, जो थीटा है उसका रेंज सोच लो आप, है ना, थीटा आप कुछ भी ले लो आप, है ना, क्योंकि ये तो क्या है अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन का क्या होता है बेटे वैल्यू रिपीट होता है ना, और पीरियोडिसिटी बेटे कितना है इसका, पीरियोडिसिटी है इसका 0 से 2π। समझ में आ रहा है क्या, है ना, कॉस थीटा का पीरियड बेटे क्या होता है 2π, तो जो भी आंसर लेने अपने को 0 से 2π है, तो 0 से 2π में बेटे साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है, एक तो 0 पर, एक पाई पर और एक 2π पर, और बेटे कौन सा एंगल आएगा कॉस थीटा -1/4, तो कॉस थीटा बेटे नेगेटिव है ना, कौन से क्वाड्रिलेटरल में, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, एक सेकंड और एक थर्ड, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर कहीं पर और थर्ड मतलब यहाँ पर। अच्छा ओके बेटे 0 से आगे बढ़ते हैं अपन, तो 0 से आगे बेटे क्या होगा पॉजिटिव, और 0 के आसपास देख रहे हो ये नंबर कितना आएगा 5/4,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 0 से जस्ट आगे बेटे क्या होगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा चलेगा। यानी कि पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, यानी कि इसी पॉइंट पर क्या है बेटे मिनिमा, है ना। फिर यहाँ पर बेटे क्या है मैक्सिमा, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, बेटे यहाँ पर भी अगेन क्या आ जाएगा मिनिमा और फिर इंक्रीजिंग, है ना। तो मैक्सिमा बेटे कहाँ पर है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, और मिनिमा कहाँ पर है बेटे जहाँ जहाँ पर cos थीटा का वैल्यू बेटे क्या हो रहा है -1/4, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के वो पॉइंट्स। ऑल राइट, तो अपना आंसर क्या है बेटे, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज cos थीटा की जगह रख दो आप -1/4। तो आपने देख ही लिया, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ मिनिमा वही था, यहाँ पर आप cos थीटा की जगह -1/4 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। रख दिया -1/4, तो कितना आएगा 1/16 -1/8, है ना, विच इज इक्वल टू -1/16। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई इसका मैं एक बार कर्व भी ट्रेस करके बता देता हूँ कि इसका कर्व बनेगा कैसा, है ना। तो थोड़ा ध्यान सोचो, पोलर कोऑर्डिनेट में अगर मान लो आपने थीटा को रिप्लेस किया माइनस थीटा से, है ना, तो बेटे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ग्राफ क्या रहा सेम, यानी कि थीटा की जगह माइनस थीटा करने पर अगर ग्राफ सेम है तो इसका मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्योंकि बेटे जैसे आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थीटा पर जो है वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपका माइनस थीटा पर भी आ रहा है, इस वजह से, ठीक है। हाँ, और सोचो आप बेटे इसका मैक्सिमा कब आएगा बेटे, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, कितना रहा बेटे 3/2, तो थीटा 0 यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना, और वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/2, 0, है ना, आ जाएगा थीटा 0 मतलब एक्स एक्सिस। और बेटे कॉस थीटा जो फंक्शन है वो क्या होता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है कॉस थीटा का वैल्यू क्या है कम होता जाएगा। अब थीटा बढ़ने का मतलब समझो, थीटा 0 यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा 0 है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है मतलब 0 से लेकर के 90, ये 90 हो गया आपका। अब थीटा 0 से आपका 90 हो रहा है तो आर का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। तो आर का वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, एंगल बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे जो पॉइंट है वो ओरिजिन के क्या है पास आ रहा है। आर का वैल्यू कम होने का मतलब क्या है ओरिजिन के पास होना, आर का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ाना। अच्छा, और देखो जैसे जैसे आप फिर 180 की तरफ जाओगे, बेटे 180 रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 180 पर तो बेटे ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका नेगेटिव, विच इज नॉनसेंस, बकवास, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बेटे -12, ठीक है। -12 का मतलब क्या हो गया, थीटा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 120 डिग्री। तो चलो अंदाजे से बनाते हैं। तो पहले अपन यहाँ थे, फिर अब जैसे जैसे यूँ बढ़ूंगा तो ओरिजिन से दूरी क्या हो रहा है बेटे कम होता जा रहा है, और कम होते होते जैसे जैसे 120 पर पहुंचूंगा तो 120 पर पहुंचते ही ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, यानी कि एंगल 120 तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 0, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा। देख रहे हो बेटे यहां पर एंगल विद एक्स एक्सिस कितना हो गया 180 के आसपास हो गया। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका एंगल विद एक्स एक्सिस क्या हो 180 हो। यहां पर देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो एंगल विद एक्स एक्सिस बेटे करीब करीब कितना है 120। जब बिल्कुल यहां पर है अपन, जब बिल्कुल यहां पर है तो 120 होने का मतलब क्या है, पॉइंट इज ऑन ओरिजिन, क्योंकि 120 के लिए आर का वैल्यू कितना हो गया 0। आर 0 आने का मतलब क्या है, द पॉइंट इज ऑन ओरिजिन। अब बस इसका आप इमेज बना लो आप, है ना, इसका इमेज बना लो, ये मेरा दिल बन गया, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, दिल जैसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन mod of x² - 5 mod x + 6 is equal to k has 8 distinct real roots, then the complete set of values of k is। तो इसमें बेटे क्या करना होगा, है ना, इज इक्वल टू, है ना, फंक्शन f of x
इज इक्वल टू के, है ना। इसके लिए क्या करना होगा अपने को, दोनों के ग्राफ बनाने होंगे ना, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक बनाना होगा अपने को y इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, y इज इक्वल टू के। अच्छा बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 है ना। तो सबसे पहले अपन एक बचपन में जो देसी ग्राफ होता है अपना क्वाड्रेटिक, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो अपन ने बनाया ये वाला फंक्शन का ग्राफ। क्या बनाया अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर अपन ने क्या किया, चलो इसको बना लेते हैं। तो बेटे इसके फैक्टर्स है ना, इसके फैक्टर्स इजी गोइंग में दिख रहा है ना। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 x माइनस 3। अच्छा तो ये बना लिया अपन ने, ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा भाई अब क्या किया, दुनिया में जहाँ जहाँ x है ना, x की जगह क्या कर दिया अपन ने, मॉड x। तो f ऑफ मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6। क्या किया, जहाँ जहाँ x है x की जगह मॉड x कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का ग्राफ, ये फंक्शन क्या है बेटे, इवन है ना। देख रहे हो, जहां जहां x है x की जगह क्या लिखा है, मॉड x लिखा है। और अब इसको बेटे gx बोल देते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो। gx क्या है बेटे आपका, मॉड x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6। और पता ही अपने को मॉड x स्क्वायर बेटे क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है, क्योंकि मॉड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ या माइनस के साथ। इन एनी केस प्लस या माइनस, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ मैं कह रहा था ये आपका है gx। तो बेटे gx को कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप fx ड्रॉ करो। किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो g और f आपके क्या हो गए, सेम। फिर आप डिक्लेयर कर दो कि भैया मेरा gx तो क्या है, इवन है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और अब इसका आप इमेज ले लो अबाउट x एक्सेस, सॉरी y एक्सेस। तो क्या हो जाएगा, -2 -3। ये किसका ग्राफ बना लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 का। अब अगला स्टेप, इसका भी मॉड लेना है। तो जब भी अपन मॉड ऑफ g ऑफ x की बात करते हैं, किसी फंक्शन का मॉड लेते हैं, मान लो इसको अपन ने hx बोल दिया, तो h के लिए क्या करेंगे बेटे, g का जो ग्राफ है जो अबव x एक्सिस है ना, वो तो वैसे का वैसा रहेगा। और जो बिलो वाला पार्ट है वो क्या होता है, उचक के ऊपर आ जाता है। तो इस वाले पार्ट को उचकाना है। एक बार थोड़ा पॉइंट शॉइंट देख लेते हैं बेटे। 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लघुत्तम मान है ना, लघुत्तम मान बेटे कहाँ पर आएगा, 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में, मतलब कहाँ पर, 5/2 पर। तो निकाल लेते हैं वैल्यू एट 5/2। तो कितना आएगा, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6 है ना। तो कितना आएगा, 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6 है ना। तो एलसीएम लिया 25 माइनस 50 और 16 4 ज़ा 6, अच्छा 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो कितना आ गया, -1/4 है ना। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -1/4। तो बेटे जब उचक के ऊपर आएगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटे, 1/4। ठीक है। यहाँ पर अपने को ये देखना होगा कि दोनों ही लड्डू जो है उनकी ऊंचाई कितनी है, y कोऑर्डिनेट है 1/4 और ऊंचाई जो है कहाँ पर आ रही है, 5/2 2 3 -3 -2 -5/2। ये है बेटे f(x) का ग्राफ। जो लेफ्ट साइड फंक्शन लिखा है ये इसका ग्राफ है, इज इक्वल टू के है ना। तो इज इक्वल टू के मतलब इसका भिड़ंत करानी है अपने को, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अच्छा तो y इज इक्वल टू के है ना। तो बेटे क्या किया अपन ने, भिड़ाया। तो कितनी जगह भिड़ रहा है ये भी, तो 1 2 3 4, जबकि बोला क्या है उसने कि 8 डिस्टिंक्ट, यानी कि 8 अलग अलग जगह भिड़े। तो दिख ही रहा है कि जैसे अपन इसको नीचे ले जाएंगे तो भिड़ंत ज़्यादा जगह होगी,
जैसे मान लो मैंने अभी लिया y इज इक्वल टू 1/4, तो कितने अलग अलग रूट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे लेके गया तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग जगह। ठीक है, कितनी जगह भिड़ंत होगी, 8। पर अगर मान लो मैंने ये वाला ले लिया, मतलब x एक्सिस ही ले लिया, तो x एक्सिस के लिए बेटे कितनी जगह होगी, 1 2 3 4। तो यानी कि x एक्सिस से क्या करना है, जस्ट ऊपर लेना है, यानी कि k का वैल्यू x एक्सिस से ऊपर, यानी कि k पॉजिटिव और लेस देन, है ना, इससे नीचे लेना है, यानी कि क्या, लेस देन 1/4। ओके, तो k का वैल्यू बेटे क्या है, 0 से 1/4 के बीच में है, 0 पर ओपन और 1/4 पर भी ओपन। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ए ऑप्शन। तो इसमें फंक्शन के ग्राफ के बारे में अपन ने जाना कि कैसे अपन फंक्शन का ग्राफ बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट, और फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है फंक्शन को सॉल्व करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, बेटे GIF का ग्राफ है, GIF का ऑपरेटर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो भी अपन तो जानते हैं कि अगर मान लो आपको दे रखा है कोई नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, तो ज़रूर वो नंबर जो है वो क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ऐसे ही होता है। तो लिख लिया अपन ने, साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज लेस देन 2। भाई यहां तक तो ठीक है, पर आपको हमेशा हर एक ITF का डोमेन और रेंज, है ना, बच्चे हमेशा इसी में गड़बड़ करते हैं, उनको फील नहीं रहता है कि साइन इनवर्स जो है क्या करते हैं बच्चे, मैं बता देता हूँ आपको। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो क्या कर दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 45। क्यों, क्या किया उन्होंने, दे टुक साइन बोथ साइड, और साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी क्या होती है, सेम साइड। पर अगर उन्हीं पाखंडियों को साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/4 दे दो, तो वो मूर्ख जो है वो ये कर देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 3π/4। भाई क्यों है वो नादान मूर्ख, क्योंकि साइन इनवर्स x बेटे 3π/4 से बड़ा कैसे हो सकता है। साइन इनवर्स की तो औकात बेचारे की -π/2 से लेकर के π/2 ये बस इतना सा होता है वो, ये इससे बड़ा कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दिस इज नॉनसेंस। इसका आंसर क्या आएगा, कद्दू, फाई। ठीक है, अच्छा, तो बेटा आपको हर बार ध्यान रखना होता है कि साइन इनवर्स हो क्या सकता है। जैसे साइन इनवर्स क्या 1 हो सकता है, यस। क्यों, क्योंकि -π/2 से π/2, बेटे π/2 का वैल्यू याद करो, है ना, 3.14/2 याद करो, कितना होगा बेटे, 1.57। ठीक है, ऐसा होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ दिस 1 से बड़ा हो सकता है, यस, क्योंकि वो होता है 1.57 तक। लेकिन क्या 1.57 बड़ा या 2 बड़ा, 1.57 छोटा। ठीक है, तो ये नॉनसेंस लिखा हुआ है। क्या साइन इनवर्स का वैल्यू 1 से 2 होता है, नहीं होता। तो साइन इनवर्स का इस इंटरवल का कौन सा सबसेट है जो हो सकता है, वो सबसेट है बेटे साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, अब क्या भाई, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 90। अब आप सोच सकते हो कि किसी नंबर का साइन इनवर्स 1 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, साइन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटे, यहां से इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी, क्योंकि फंक्शन क्या है बेटे,
इंक्रीजिंग। साइन इनवर्स क्या होता है? इंक्रीजिंग। और साइन 90 बेटे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, अब बेटे कॉज इनवर्स क्या होता है? डिक्रीजिंग। थोड़ा आपको सोचना होगा कि कॉज इनवर्स का जो वैल्यू है ना, कॉज इनवर्स का वैल्यू जो है क्या होता है? कॉज इनवर्स का वैल्यू, कॉज इनवर्स क्या होता है? एंगल। ठीक है, 1 रेडियन हाँ है। साइन 1, साइन 60, साइन 60 करीब करीब कितना है? √3/2। तो क्या कॉज इनवर्स जो है √3/2 होता है? हाँ होता है, क्योंकि √3/2 भी एक नंबर है जो क्या है? 0 से पाई के बीच में है, 1 से 0 से 1 के बीच में। बस इनइक्वालिटी बेटे क्या हो जाएगा? रिवर्स, क्योंकि कॉज इनवर्स क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पर इसको घुमा दो, कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग इज 1, तो समथिंग क्या हो जाएगा? cos 1। कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लफड़ा, तो ये समथिंग क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ लफड़ा, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं कॉज ऑफ लफड़ा। ठीक है, और इनइक्वालिटी घूम गया, साइन इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटे? कॉज ऑफ 1। ठीक है, अब साइन इनवर्स अगेन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब बेटे लिख सकते हैं इजी गोइंग में तो, है ना, साइन ऑफ कॉज ऑफ साइन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ कॉज 1, है ना, साइन ऑफ कोसाइन ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, ऐसे लिख लिया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि साइन इनवर्स जो है क्या होता है? -90 से 90। तो क्या ये नंबर -90 से 90 है? क्या ये नंबर -90 से 90 है? बेटे cos 1 कितना होता है? cos 60 करीब करीब कितना है? हाफ है। ये रेंज है। क्या हाफ इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है, हाफ इसमें है। और साइन 1 बेटे कितना होगा? साइन 1 होगा √3/2। √3/2 करीब करीब होगा 1.7/2, करीब करीब होगा ये 0.85। और कॉज ऑफ 0.85, कॉज ऑफ 1 रेडियन के आसपास है, वही cos 60 के आसपास चल रहा है मामला। सही है, cos 60 बेटे क्या होता है? हाफ, और हाफ इस इंटरवल में अगेन है, करीब करीब ये नंबर हाफ है। अच्छा, tan इनवर्स, भाई tan इनवर्स में तो कोई चिंता की बात ही नहीं। tan इनवर्स तो क्या होता है? एनी रियल नंबर। tan इनवर्स क्या होता है? -90 से 90। तो साइन किसी भी नंबर का, साइन किसी भी नंबर का क्या होगा? -π/2 से π/2 होगा ही होगा। तो और tan इनवर्स भी क्या होता है बेटे? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी, यहाँ आएगा टेंजेंट ऑफ साइन ऑफ कॉज ऑफ साइन 1, और यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट ऑफ साइन ऑफ कॉज ऑफ 1। tan साइन कॉस साइन, tan साइन कॉस साइन कहाँ लिखा है भाई? tan साइन कॉस साइन। अच्छा, लेस देन लिखा हुआ है, x इज लेस देन इक्वल टू, है ना, तो tan साइन कॉस साइन, tan साइन कॉस साइन यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ये गलत हो जाएगा। tan साइन कॉस साइन, है ना, बी या सी में से होगा। और tan साइन कॉस, tan साइन कॉस है ना ये, तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो भाई इससे अपन ने क्या चेकआउट किया? इस सवाल से अपन ने चेकआउट किया कि जो ITFs होते हैं, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, tan इनवर्स, इनका रेंज कितना होता है? -90 से 90, 0 से पाए, -90 से 90। ये सभी बाउंडेड फंक्शन है। तो इनइक्वालिटी में देख लो आप, साइन इनवर्स और tan इनवर्स के इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम साइड रहता है, और कॉज इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होता है ना। ये बातें याद रखने की है। हाँ भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1² इंटू n प्लस 2² इंटू n - 1, 3² इंटू n - 2 से लेकर के n² इंटू 1/(1³ 2³ 3³ से लेकर के n³। तो बेटे इसका मेथड 1 है ना, एक तरीका अपन देख लेते हैं। अपन डायरेक्ट कर रहे हैं इसको बिना कोई ट्रिक लगाए हुए। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या किया? जनरल टर्म लिखा। तो जनरल टर्म बेटे ऊपर क्या बन रहा है? r² इंटू, है ना, 1² 2² 3² क्या हो जाएगा? n²। इन दोनों का सम क्या है? n+1, इन दोनों का n+1, इन दोनों का n+1, इन दोनों का n+1, तो n+1 सम है n - r। इन दोनों का सम बेटे कितना हो गया? n+1। ठीक है, ये लिखा है।
और इसका सिग्मा लिखा हुआ है, और आर का वैल्यू क्या है बेटे 1 से लेकर के एन। ओके, तो अपन इसका अपन ऐसा करते हैं, सिग्मा लिखते हैं। तो भाई आर स्क्वायर इंटू एन है ना, इसमें तो बेटे एन बाहर आ जाएगा है ना, और आर स्क्वायर का सिग्मा कितना हो जाएगा एन एन प्लस 1 2n+1/6, ठीक है ये आएगा। और आर स्क्वायर आर क्यूब का सिग्मा हो जाएगा बेटे, आर क्यूब का सिग्मा होगा एन n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस आर, भाई आर क्यूब आर स्क्वायर n+1 ही कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई n+1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर और एक आर क्यूब है ना, ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है अपना n+1/2 का होल स्क्वायर है ना, लिखा हुआ है। तो यहाँ से तो पटाख से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अपना, तो ये को बेटे सट से लिख लिया 1, बेटे यहाँ से सटासट करते हैं n+1 बेटे एक n चला जाएगा है ना, एक n चला गया, तो क्या बचा ऊपर बचा बेटे 2n+1/6 और नीचे यहाँ पर क्या बचा n/4 है ना, ये बचा। तो भाई 4 और 6 से कट के कितना आ जाएगा 2/3 इंटू कितना आएगा 2n+1/n है ना, ये बचा -1। अब इसमें लगा दिया अपन ने सिंप्लीफाई करके लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो बहुत ही इजी गोइंग में दिख रहा है कि बेटे 2 से डिवाइड करके ना, 2 से डिवाइड करके ये बन रहा है n से डिवाइड करके ये बन रहा है ये है ना, तो बेटे 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना होगा 0, कितना आ जाएगा 2, और 2 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 4/3 -1 है ना, ये आ जाएगा अपना 1/3। यहाँ पर डायरेक्ट भी एल ऑपरेटर लगा के कर सकते थे, और ऊपर का डेरिवेटिव 2 नीचे का 1, तो इसका लिमिट 2 आ रहा था। खैर ये एक तरीका, आंसर कितना आ गया 1/3 है ना, ये ऑप्शन, ये एक तरीका। दूसरा तरीका एक और है जो ज़्यादा आसान लगता है मेरे को, वो लॉजिक दोनों में सेम है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का सम कितना है n+1, इन दोनों का n+1, इन दोनों का n+1। तो मान लो अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं, डिनोमिनेटर को जोड़ देता हूं, यानी कि सोचो आप n² + n+1 का क्यूब, देख रहे हो ना, इसको इसको जोड़ दिया, 1² कॉमन आके कितना आ गया n+1, इसको जोड़ दिया तो 2² कॉमन आके लेके कितना आएगा n+1, इसको जोड़ दिया तो कितना आएगा 3² कॉमन लेके n+1। तो यही थॉट प्रोसेस है, प्लस 2² इंटू n-1 प्लस 2 का क्यूब डैश डैश डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब -1 है ना। क्या किया अपन ने +1 -1 कर दिया। +1 बेटे कहाँ लिखा हुआ है, +1 लिखा है ये इस तरह से है ना, और -1 मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। हाँ भाई, अब इसमें क्या है, सिग्मा करना जोड़ना आसान हो गया है ना, 1² इंटू n+1 2² इंटू n+1 डैश डैश है ना, n² इंटू n+1, और बेटे नीचे कितना आएगा n+1/2 का होल स्क्वायर -1। अब ऊपर n+1 कॉमन आ गया, या काट ही दो, और 1² 2² कितना होगा बेटे, 1² 2² होगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय n+1/2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो n+1 n+1 n n+1 n+1 n कट गया, अगेन वही आ रहा है 2n+1/6 इंटू 4/n है ना, -1 आ जाएगा आपका। लीडिंग कोफिशिएंट देख के भी कर सकते हो, ऊपर लीडिंग कोफिशिएंट है 8, नीचे लीडिंग कोफिशिएंट है 6, तो ऊपर का लीडिंग कोफिशिएंट माइनस नीचे का लीडिंग कोफिशिएंट, ये होता है अपना ∞/∞ का आंसर। ठीक है भाई, तो ये इन्फिनिटी का सवाल था, लिमिट वाला। नेक्स्ट f(x) भाई, अगेन ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, f(x) = mod of
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 माइनस पी का एंटायर का मॉड, देन द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच एफ एक्स हैज एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। 6 जगह पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो। भाई नॉन डिफरेंशियबल का मतलब क्या है? शार्प कॉर्नर। 6 जगह पर इसके कितने हो? शार्प कॉर्नर हो। 6 जगह पर शार्प कॉर्नर। तो बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये लिखा है 7 3 और 7 + 3, तो ये बन जाएगा x - 7 इंटू एक्स - 3 का मॉड माइनस पी है ना का मॉड। ओके तो ठीक है भाई, तो इसको बनाते हैं फिर। x - 7 x - 3 है ना, ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 7। अब आप इसका मॉड ले रहे हो, तो मॉड लेने का मतलब बेटे क्या होता है कि जो पार्ट बिलो x एक्सिस है आपका, ठीक है, जो पार्ट बिलो x एक्सिस है आपका, उसको आप क्या करो? ऊपर उचका दो। तो अपन ने ऊपर उचका दिया है ना, ये आपका 3, ये आपका 7। 3 और 7 का बेटे मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 है ना। अच्छा, ये आप अब तक क्या बना चुके हो? अब तक आप बना चुके हो मॉड ऑफ x - 3 x - 7, ठीक है। अब उसमें से क्या करना है अपने को? p घटाना है। तो क्या करें अपन? p यूनिट्स नीचे आ जाए, है ना। एक बार देख लेते हैं मिनिमा कहाँ पर आ रहा है? 5 पर। तो इस फंक्शन का वैल्यू निकाला 5 पर, तो 5 - 7 कितना हो जाएगा? -2। 5 - 3 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4 है ना। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 है ना, और 0 पर वैल्यू कितना है? 21। ठीक है। हाँ, अब क्या करना है इसमें से बेटे? इसमें से अपने को p यूनिट नीचे लाना है। तो जब भी आपको, जैसे मान लो f(x) का आपने ग्राफ बना लिया, तो f(x - p) का ग्राफ क्या होगा? f(x) के ग्राफ को खींच के नीचे की तरफ ले जाओ p यूनिट्स, ठीक है। तो 4 से अपन ने p कम कर दिया। अब यहीं पर ट्रिक है एक्चुअली, कि मान लो आप इसको p यूनिट नीचे ले जा रहे हो, चलो ले जाते हैं। ये कितना है? 21, 4 है ना। मान लो इसको आप काफी नीचे ले गए, यानी कि करीब 8 यूनिट नीचे ले गए, तो ये पॉइंट पूरी तरह कहां पर आ जाएगा? 4 पर, है ना। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ आ गया आपका f(x - p) का। अब बेटे क्या कर रखा है? अब इसने इसका मॉड कर रखा है ना, ये -p के एंटायर का मॉड। तो अब दोबारा मॉड लेने पर क्या होगा? जो पार्ट नीचे आ गया उसको वापस ऊपर उचकाना है। तो उचका दिया अपन, यूं यूं यूं, इस तरह का बनेगा। अच्छा, अब आप सोचिए ये क्या बन गया? यूं 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 यूं। शार्प कॉर्नर कहां पर आ रहे बेटे? 1 2 3 4। कितने शार्प कॉर्नर आए? 4। अच्छा, तो बेटे आपको इससे आपको ये आभास होना चाहिए कि आप इसको बहुत ज़्यादा नीचे ना ले जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएं, थोड़ा सा नीचे ले जाएं। अच्छा, थोड़ा सा अगर नीचे लेके गए तो होगा क्या कि जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहे, ऐसा। अगर वो ऐसा रहेगा ना, तो क्या होगा कि अब आप उचकाओगे ना, तो केवल कौन उचकेंगे? ये बैटमैन के कान उचकेंगे। तो ये जैसे कान ऊपर उचकेंगे ना, तो शार्प कॉर्नर क्या आएंगे? ज़्यादा आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यों का बेटे क्या हो जाएगा? यों, और यों का बेटे क्या हो जाएगा? यों, और यों का हो जाएगा यों, और यों का यों, है ना। तो देख रहे हो कितने शार्प कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6, 6 शार्प कॉर्नर आ गए। ज़्यादा नीचे ले जाने पर शार्प कॉर्नर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो अगर आपको एग्जैक्टली 6 पॉइंट चाहिए शार्प कॉर्नर के, तो आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंट को नीचे ले जाना होगा। पर अगर आप इस पॉइंट को, मान लो आप ऐसा ले गए, मान लो आप इसको ऐसे ले गए, फिर आपने उचकाया इसको, तो अब उचकाने पर क्या होगा कि वाला यूं आएगा, यूं आ जाएगा, और यूं आ जाएगा। कितने शार्प कॉर्नर है? 1 2 3 4, अगेन 4 आए। यानी कि
एक ऑप्टिमम तरीका है उचकाने का, है ना, कि आपका ये जो पॉइंट है ना टच नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अभी फिलहाल 4 है, तो आप कितना नीचे ले जाओ, 4 ले जाओगे तो भी कितने आएंगे? 4 शार्प कॉर्नर। 4 से कम ले जाओगे ना, 4 से कम ले जाओगे ना, तभी बात बनेगी आपकी। यानी कि कितना यूनिट नीचे ले जा रहे हैं? पी। तो पी का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटे? 4 से कम। अच्छा, अब इसमें बेटे एक और चीज़ है, 4 से कम तो सही है, पर 4 से कितना कम? अब आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए कि मान लो आपका p का वैल्यू नेगेटिव हो गया है। थोड़ा सोचो बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 माइनस पी का मॉड लिखा है। ये तो बेटे जो मॉड होता है ना, 0 या उससे बड़ा होता है। मान लो p नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू -1 क्या हो जाएगा बेटे? पॉजिटिव। तो आपका ये बाहर वाला मॉड देख रहे हो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव में ये मॉड खुला होगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 माइनस पी, ऐसा खुल जाएगा जब p क्या है? नेगेटिव है। बेटे अब आप इसके बारे में सोचो कि इसका क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 का मॉड माइनस पी। बेटे ये कितने शार्प कॉर्नर आएंगे इसके? ये तो आराम से दिख रहा है। इसके तो शार्प कॉर्नर कितने आएंगे? बस इसी को तो ऊपर उचकाया है, यानी कि 1 2। तो p नेगेटिव के केस में कितने शार्प कॉर्नर आएंगे? केवल 2 शार्प कॉर्नर। चाहिए कितने? 6। तो p नेगेटिव आंसर होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, p 0 हो जाएगा? नहीं, p 0 भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, तो p 4 से कम होना चाहिए? ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 से बड़ा होना चाहिए, ताकि आपका मॉड जो है कम से कम यहाँ पर ऐसे खुले साइन के साथ, है ना। अगर ये हमेशा डायरेक्ट ही खुल गया तो आपका शार्प कॉर्नर केवल इसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल क्या होगा? केवल वहीं पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है भाई, इसमें भी अपन ने ग्राफ ही देखा ज़्यादातर। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो बहुत सिंपल सा था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस कॉज x प्लस 5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन द वैल्यू ऑफ जी डैश एट 6 इज इक्वल टू। तो याद करो बेटे, ये कौन से टॉपिक का सवाल है? जी डैश एट एफ एक्स इज इक्वल टू बराबर होता है 1 बाय एफ डैश एक्स व्हेन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। जी एक्स बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स के तब। अच्छा बेटे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जी ऑफ एफ एक्स, है ना, बराबर किसके होता है बेटे? एक्स के, है ना। अगर जी इज इक्वल टू एफ एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो जी ऑफ थीटा का डेरिवेटिव बेटे क्या आएगा? जी डैश एट थीटा। फिर चेन रूल में बेटे एफ का डेरिवेटिव कितना आएगा? एफ डैश एक्स। एक्स का डेरिवेटिव बेटे कितना आएगा? 1। एफ डैश को नीचे उचका दिया, खटाक। अब अगला थॉट है ना, ये तो आपके दिमाग में आ जाता है इजीली, है ना। जो इंपॉर्टेंट थॉट होता है बेटे वो ये होता है कि इस आइडेंटिटी में, है ना, एक्स की जगह क्या रखा जाए कि यहां पर, है ना, यहां पर प्रकट हो जाए। क्या प्रकट हो जाए? 6। ठीक है, तो आपको सोचना होगा कि जो फंक्शन है वो कब 6 बन रहा है। ठीक है, तो आपको देखना होगा 5 एक्स 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 एक्स, तो एक्स की जगह बहुत सिंपल वैल्यू रख के देखो। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 रख के देखा कितना आएगा? 0 0 0 0 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। सही है, बहुत इजीली मिल गया अपने को वो नंबर जो अपने को यहाँ पर रखना था। क्या रखना था? x इक्वल टू 0। तो चलो आओ कर देते हैं एफ डैश एक्स, और आंसर क्या हो जाएगा बेटे आपका? 1 अपॉन एफ डैश 0, है ना। आंसर क्या है आपका? 1 अपॉन एफ डैश 0। तो कर दिया इसको डिफ्रेंशिएट, एफ डैश एक्स। ये 9 3 ज़ा 27, एक्स की पावर 8 माइनस 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन एक्स
ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें 0 रख दिया, 0 0 0 0 और कितना आ रहा है बेटे, f डैश एट 0, f डैश एट 0 दिख गया अपने को 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1, है ना, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सीधा सपाट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सबनॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ देन k इज इक्वल टू। तो याद करो आप सबनॉर्मल का लेंथ, बेटे जैसे मान लो ये अपना कर्व है, ये अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ना, ये एंगल थीटा है, तो बेटे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया ना आपने, तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, और ऑटोमेटिकली एंगल थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है बेटे 90 होता है, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा 90 होगा। अच्छा, तो सब नॉर्मल, बेटे सब नॉर्मल देखो याद करो, ये क्या होता है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या होता है आपका सब टेंजेंट, ये क्या होता है बेटे आपका नॉर्मल, और ये वाला पार्ट बेटे क्या होता है सब नॉर्मल। हाँ भी, तो अपन डिराइव कर रहे थे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल ये होता है, दिख रहा है अपने को। अब आप ध्यान से देखें, है ना, ये जो पॉइंट है, मान लो कोई भी जनरल पॉइंट है या कोई फिक्स पॉइंट मान लो आप x1 y1, तो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, है ना। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, हमें इसकी बात करनी है और इसकी टर्म में और थीटा की टर्म में, है ना। तो दिख रहा है बेटे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है अपना और ये थीटा है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y1। तो आपका सब नॉर्मल का जो लेंथ है बेटे वो हो जाएगा y1 मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा। अच्छा, तो सब नॉर्मल है ना, ठीक है, तो सब नॉर्मल हो जाएगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और टेन थीटा बेटे क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। टेन थीटा क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये अपन ने फॉर्मूला जो सब नॉर्मल का डिराइव किया था वो अपन ने फिर से डिराइव कर लिया, y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, k इज सम आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, k आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इजीली दिख रहा है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x की पावर k का बेटे डेरिवेटिव क्या आएगा k x की पावर k माइनस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना। लिखते हैं यहाँ पर y स्वयं क्या है 3 की पावर 1 माइनस k, x की पावर k, और डी वाई बाई डी एक्स आया 3 की पावर 1 माइनस k, k x की पावर k माइनस 1, ठीक है। अब इसमें बेटे x वाले टर्म को आप अलग निकाल लो, है ना। तो क्या बन रहा है बेटे x की पावर 2k माइनस 1, है ना, पावर ऐड कर दी अपन ने ये, और बाकी चीज़ें क्या बन रही हैं k इंटू 3 की पावर 1 माइनस k का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस। अभी बोल रहे हैं कांस्टेंट है बेटे, ये चीज़ जो है कांस्टेंट है, तो ये तो खैर है ही कांस्टेंट, यानी कि ये चीज़ जो है x की पावर समथिंग इज कांस्टेंट। तो कैसे जो है x की पावर जो है वो कांस्टेंट बने, वो तो तभी संभव है जब जो पावर जो है वो क्या हो जाए 0, ठीक है, पावर क्या हो जाए 0, तभी x की पावर समथिंग जो है वो कांस्टेंट होगा। तो अपन ने पावर जो है बेटे, पावर क्या है 2k माइनस 1, इसको क्या करते हैं 0, तो k का वैल्यू बेटे कितना आ गया हाफ, ठीक है। तो आंसर है सब नॉर्मल कांस्टेंट आएगा जब k का वैल्यू होगा हाफ, ठीक है भाई। आज के लिए इतना काफ़ी है, 14th क्वेश्चन, और नेक्स्ट पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ठीक है भाई, है ना, सब नॉर्मल का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है y डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सब टेंजेंट का बेटे क्या होता है y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सब और टेंजेंट का कितना हो जाएगा बेटे y कोसेक थीटा, है ना, और नॉर्मल का बेटे क्या हो जाएगा y सेक थीटा, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड कि टेन थीटा जो है डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है भाई, है ना। बाय बाय।